नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल देश को किया समर्पित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का किया अनावरण। कहा कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भारत के आत्मसम्मान, एकता और सेवा का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। खिलाड़ियों की सभी जरूरतें पूरी करने को लेकर जताई प्रतिबद्धता। कहा कि खेलों में 2014 से पहले की अनियमितताएं खत्म, अब गरीब भी पहुंच सकता है शीर्ष पर। भाजपा की डबल इंजन सरकार में मध्य प्रदेश विकसित भारत का बन रहा है ग्रोथ इंजन। ग्वालियर में अभय उदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 में अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में आज निवेश और रोजगार पर खास फोकस। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। उड़ीसा के कंधमाल में खूंखार नक्सली गणेश उइके सहित 6 नक्सली ढेर। गणेश पर था 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम। देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। पीएम मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहां इन तीनों महान हस्तियों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रत्येक प्रतिमा का वजन करीब 42 टन है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी की 101वें जन्म दिवस के मौके पर किया गया है। और गोमती नदी के किनारे लगभग 230 करोड़ की लागत से निर्मित ये परिसर 65 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को संजोया गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में कमल के आकार में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय का भी अवलोकन किया। उन्होंने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। संग्रहालय में भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या दीनदयाल उपाध्याय या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने राष्ट्र और उसके निर्माण में अपना जीवन खपा दिया। ऐसे महापुरुषों की विशाल प्रतिमाओं वाला ये प्रेरणा स्थल विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा। मैं लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को इस आधुनिक प्रेरणा स्थली की बधाई देता हूं। और जैसा अभी बताया गया और वीडियो में भी दिखाया गया
कि जिस जमीन पर ये प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विजन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम चतुर्भुज, मेट्रो, गांव-गांव तक सड़क, डिजिटल भारत, ये सभी संकल्पना अटल जी की थी। उन्होंने सुशासन को जमीन पर उतारा। वहीं अंत्योदय का संकल्प दीनदयाल उपाध्याय जी की विरासत है और इन्हीं पर चलते हुए मौजूदा केंद्र सरकार ने सही अर्थों में सामाजिक आर्थिक विकास का संकल्प सिद्ध किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का एक सपना देखा था। वे मानते थे कि भारत की प्रगति का पैमाना अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान से मापा जाएगा। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। हमने अंत्योदय को सैचुरेशन यानी संतुष्टिकरण का नया विस्तार दिया है। सैचुरेशन यानी हर जरूरतमंद, हर लाभार्थी को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता। आज जब देश के करोड़ों नागरिकों को बिना भेदभाव पहली बार पक्का घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहा है, करोड़ों लोगों को पहली बार मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज मिल रहा है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है, तो पंडित दीनदयाल जी के विजन के साथ न्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के परिवारवाद और स्वार्थ की राजनीति पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ दूसरों की लकीरों को छोटा करने में अपनी ताकत लगाते हैं। सरदार पटेल, बाबा साहेब या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत का भी कांग्रेस ने गौरवगान नहीं किया। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रीवा, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। एक समान होते हैं। सम्मानीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे। मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र
शहनशहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। और अभी मैंने उतरते वक्त मोहन जी को पूछा कि भैया देर हो जाएगी तो उड़ पाएंगे क्या? तो मोहन जी ने कहा रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर दिल्ली जा सकता है। अनेक चीजें हैं जो बताने लायक है, मगर समय हमें परमिट नहीं करता है। मित्रों, आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश विहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। और आज मैं जाकर देख कर आया, एक बहुत अच्छा निदर्शन प्रयोग जो कई सारे किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले हमारे अच्छे किसान हैं, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रकल्प यहां बनाया गया है। यहां गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेले भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है, बीच में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है और ऊपर फलदार वृक्ष भी होते हैं। 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद रूप होने वाला है। इसका आधा भी अगर रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का देखकर दूसरे, दूसरे से देखकर तीसरे, तीसरे से देखकर चौथे किसान तक ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो रीवा की कृषि आय 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। किसानों को यहां लाकर इसका निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर प्राकृतिक खेती करने वाले 2 किसानों का सम्मान किया गया। मित्रों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है जिसको हम भूल गए। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर प्राकृतिक खेती होती है। किसान को जगत का ताज कहते हैं, क्योंकि किसान की मेहनत से जो अनाज उत्पन्न होता है वो पूरी दुनिया का, देश का पेट भरने का काम करता है। मगर आप मुझे बताइए भाई, हमें अधिकार है कि वो ही अनाज को जहर से भरकर हम लोगों को खिलाएं। ढेर सारे रोगों के मूल में जाते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अनेक प्रकार की बीमारियां अनाज में मिश्रित एक केमिकल फर्टिलाइजर से होती है। अब किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा? मगर प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से, छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों की मिलावट से एक ऐसी व्यवस्था बनती है
जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। किसान की आय बढ़ेगी, पानी का बचाव होगा और कई प्रकार के रोगों से अनाज खाने वाले लोगों की मुक्ति होगी। और ये एक्सपेरिमेंट अब छोटा मोटा नहीं है। देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है। और मित्रों, जब प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी तो विश्वास का संकट आया कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन कौन सा, ये प्राकृतिक अनाज, ऑर्गेनिक अनाज, इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से 2 बड़ी कोऑपरेटिव इसका काम कर रही है, जो प्राकृतिक खेती की उपज का सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी में, विश्व की सबसे आधुनिक लेबोरेटरी में इसका परीक्षण, इसका पैकेजिंग, इसका मार्केटिंग और इसका एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की है। और आने वाले दिनों में देश भर में 400 से ज्यादा प्रयोगशालाएं किसान को सर्टिफिकेट देगी कि इसका खेत भी प्राकृतिक है और इसकी उपज भी प्राकृतिक है, जो किसान की आय को लगभग 1.5 गुना बढ़ाएगी। दुनिया भर में बहुत बड़ा बाजार है प्राकृतिक खेती का। पूरी दुनिया मान चुकी है कि ऑर्गेनिक अनाज खाने से, ऑर्गेनिक खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दुनिया के बाजार में हमारे किसान का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच पाए, इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, साइंटिफिक टेस्टिंग चाहिए, पैकेजिंग आकर्षक चाहिए और मार्केटिंग की व्यवस्था चाहिए। तो भूमि परीक्षण से सर्टिफिकेशन देना, उपज का लेबोरेटरी में टेस्ट करके सत्यापन करना और आकर्षक पैकेजिंग और मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे लाखों निदर्शन फार्म इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस धरती को अपनी मां कहते हैं, इसको सीमेंट कंक्रीट जैसा बना देना कोई बेटे बेटी को शोभा नहीं देता। इसके प्राकृतिक तत्व को, इसके प्राकृतिक गुण को हमें संभाल कर रखना चाहिए। आज यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, निदर्शन फार्म भी बने हैं। मैं आशा करता हूं कि निदर्शन फार्म रीवा क्षेत्र के हजारों लाखों किसानों के लिए आने वाले दिन में मार्गदर्शन भी करेंगे, पथ प्रदर्शक भी बनेंगे। मित्रों, आज इन निदर्शन फार्म का नाम बसावन मामा के नाम से रखा है, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपने प्राण दिए, पीपल के वृक्ष को बचाने के लिए पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज हम सभी को, जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं, क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में यहां से जाकर अगली बारिश की मौसम में कम से कम 5 पीपल के वृक्ष बोकर बसावन मामा को हम श्रद्धांजलि देंगे क्या? पीपल के वृक्ष से प्रकृति की अनेक प्रकार से सेवा होती है। बोने वाले से 4 गुना आयुष्य वो वृक्ष का होता है। एक रूप से आपके जाने के बाद भी वो पीपल का वृक्ष आपको जिंदा रखेगा। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाला कोई वृक्ष है तो ये पीपल का वृक्ष होते हैं। और ये पुण्य कार्य भी है
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गाया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो स्वयं विष्णु का वास जिसमें है वो पीपल का वृक्ष होता है। इसको कोई काटता भी नहीं है। एक लिए बोल दीजिए, अपने सर से बड़ा कर दीजिए, वो 200-300 साल तक धरती मां की, लोगों की और प्रकृति की सेवा करता रहेगा। हम सब आज बसावन मामा को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 पीपल के वृक्ष बोकर अपने सर से बड़ा करने का संकल्प कर जाए। और ये जो निदर्शन फार्म बना है वो गौ सेवा करने वालों के लिए, पशुपालकों के लिए और प्रकृति की सेवा कर प्राकृतिक खेती की ओर जाकर समृद्ध बनने वाले किसानों के लिए पथ प्रदर्शक बनता रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप ये सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश के रीवा से देख रहे थे, जहां गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कृषक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है और कृषि में भी नए नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने प्राकृतिक खेती पर यहाँ पर किसानों को जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा मांग है। अगर किसान इस तरफ आकर्षित होते हैं या प्राकृतिक खेती ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उनकी आमदनी और मुनाफे में भी बढ़ोतरी होगी। और इस मौके पर उन्होंने उन किसानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने प्राकृतिक खेती करके एक मिसाल पेश की है। आपको बताते चले कि 2026 जो है वो कृषि वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा और कृषि और से संबंधित क्षेत्रों पर खासा जोर इसीलिए ही दिया जा रहा है। और यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, जीरो एमिशन, शांत और आधुनिक सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। पीएम ने इस समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बनने वाले देश भर के युवा खिलाड़ी भी जुड़े। पीएम ने कुछ खिलाड़ियों से संवाद भी किया। खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव पहल की सराहना करते हुए इससे जुड़े अपने अनुभव साझा किए। तमिलनाडु की खिलाड़ी निशिका ने इस पहल को बेहद लाभकारी बताया। सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन समारोह में देश भर के युवा खिलाड़ी शरीक हुए। प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों से संवाद कर उत्साहवर्धन किया, साथ ही खेलों को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में देश भर के युवा खिलाड़ी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव अब एक जन आंदोलन बन चुका है। देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है। पीएम ने कहा कि आज खेलों में अवसर असीमित हैं। भारत के खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई ऊंचाई दे रहे हैं। 2014 से पहले खेल विभाग में टीम सिलेक्शन में और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में
खेलों के नाम पर जो गड़बड़ी होती थी, आज वो सब कुछ बंद हो चुकी है। पीएम के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए तमिलनाडु की निशिका ने इस पहल को बेहद लाभकारी बताया। आपको सांसद खेल महोत्सव का जो एक कार्यक्रम मैं पीछे लगा हुआ हूं, देश भर के एमपी को कहता हूं कि भाई हर साल एक बार खेल महोत्सव करना चाहिए, और धीरे धीरे मैंने देखा कि सभी एमपी बराबर काम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी भले हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं। ये सांसद खेल महोत्सव से आपको कितनी मदद मिली? Sir, first of all, thanks for you and to L. Murugan sir for arranging in our locality. It was really helpful for us to showcase our talent. असम, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के युवा खिलाड़ियों से भी पीएम ने संवाद किया। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि वो अपने अभ्यास पर ध्यान दें, बाकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए सरकार है। इतने बढ़िया गेम हुए जी, जबरदस्त की कदे देखे ही नहीं भाई, इस तरह के गेम भी हो गए कदे। और हमारा इसमें सुविधा इतनी बढ़िया थी जी कि आना जाना रहना खाना पीना घर से लेके जाना और छोड़ के आना जमा तकड़ा कर रखा था जी, जमा सारे बड़का ने स्वाद आ गया। क्या नीरज, आज मैं मानकर जाऊं? हाँ जी। आने वाले समय में हमारा एक और हरियाणवी बॉक्सर देश को गोल्ड मेडल जिताएगा। हाँ जी, देखिए सब लोग तालियां बजा रहे हैं अभी से। जरूर जी। अब ये मान के चलो जी भाई, आने वाले ओलंपिक में या फिर इस अगला में जी जरूर मैं आपसे मिलूं जी, और वो मेडल अपने हाथ में ले आके दूं जी, अपने पिराऊं कि ये अपने देश का मेडल है जी, अपना झंडा सबसे ऊपर हो गया। 2030 में भारत की मेजबानी में होने जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि 2036 में खेलों के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।